अब हम बात करते हैं सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के बारे में, जिसको हम स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इसका है एब्रप्ट ऑनसेट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ड्यू टू फोकल वैस्कुलर कॉज फॉर मोर देन 24 आवर्स। मतलब किसी भी फोकल वैस्कुलर कॉज के कारण अगर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो रहा है और वो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट रहता है फॉर मोर देन 24 आवर्स, तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोक बोलेंगे। ये तो क्लिनिकल डेफिनेशन होगी आपके स्ट्रोक की। क्लिनिकल डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी रेडियोलॉजिकल डेफिनेशन। अगर रेडियोलॉजिकली आपको इन्फॉक्शन का एविडेंस मिल जाता है तो फिर वो स्ट्रोक ही होता है। ओके, मान लीजिए ऐसा कोई केस है जिसमें आपका न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट विद इन 24 आवर्स इंप्रूव कर जाए, लेकिन रेडियोलॉजिकली एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तो भी हम उसको स्ट्रोक ही बोलेंगे। ठीक है। फिर इसके जैसा एक टर्म होता है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि रिस्क फैक्टर फॉर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, वो होता है आपका ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है, उल्टा है आप बोल सकते हो। स्ट्रोक के अंदर फोकल वैस्कुलर कॉज के कारण जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो रहा था वो मोर देन 24 आवर्स के लिए रह रहा था, लेकिन ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक के अंदर कंप्लीट रिकवरी देखने को मिलती है विद इन 24 आवर्स। कंप्लीट रिकवरी देखने को मिलती है विद इन 24 आवर्स। और कोई रेडियोलॉजिकल एविडेंस आपको इन्फेक्शन का कभी नहीं मिलेगा ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक के अंदर। मोस्ट ऑफ द केसेस जो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक के होते हैं वो 1 घंटे के अंदर कंप्लीटली रिकवर कर जाते हैं। फिर हम बात करते हैं आपके सेरेब्रल ब्लड फ्लो के बारे में। देखो, नॉर्मल सेरेब्रल ब्लड फ्लो कितना होता है? वो होता है आपका 54 ml पर 100 ग्राम ऑफ ब्रेन पर मिनट। ये आपका नॉर्मल सेरेब्रल ब्लड फ्लो है। अब इसमें इस्केमिया और इन्फेक्शन डेवलप कैसे होता है वो समझो। अगर आपका ये सेरेब्रल ब्लड फ्लो 54 ml से लेकर 20 ml तक गिर जाए नीचे, तो हो जाएगा इस्केमिया, विच विल रिजल्ट इन ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। और यही ब्लड फ्लो आपका 20 ml से गिर के अगर आ जाए 16 to 18 ml तक, और ये 1 घंटे तक रहे, तो हो जाएगा आपके ब्रेन का इन्फेक्शन रिजल्टिंग इनटू सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। और अगर यही 16 टू 18 ml वाला आपका जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो है ये आपका जीरो हो जाए, मतलब कोई ब्लड नहीं जा रहा आपके ब्रेन को, और ऐसा नो ब्लड सप्लाई टू ब्रेन 4 से 10 मिनट तक अगर रहे, तो हम उसको बोलेंगे न्यूरोनल डेथ। न्यूरोनल डेथ हो जाती है 4 से 10 मिनट के बाद, अगर कोई ब्लड सप्लाई आपके उस न्यूरॉन को नहीं जाता, तो क्या हो जाती है? न्यूरोनल डेथ। मीन्स पेशेंट विल गो इन द वेजिटेटिव स्टेट, कोमा के अंदर चला जाता है। फिर हम बात करते हैं आपके जो टीआई के पेशेंट्स होते हैं, ये कभी भी स्ट्रोक के अंदर जा सकते हैं। तो आपको रिस्क असेस करना होता है कि ये पेशेंट कितना रिस्की है, कितने चांसेस है कि ये आपके स्ट्रोक के अंदर जा सकता है, इसको स्ट्रोक आ सकता है। तो उसके लिए हमारे पास है एक ABCD2 स्कोरिंग सिस्टम, जहां पर आपका ए स्टैंड करता है फॉर एज, बी स्टैंड करता है फॉर ब्लड प्रेशर आइदर एसबीपी और डीबीपी, सी स्टैंड करता है फॉर क्लिनिकल सिम्टम्स, डी स्टैंड करता है फॉर ड्यूरेशन एंड डायबिटीज। अगर हम देखें ये स्कोरिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो एज अगर मोर देन 60 ईयर्स है तो +1 स्कोर मिल जाएगा। अगर एसबीपी या फिर अगर एसबीपी मोर देन 140 है और डीबीपी मोर देन 90 है, तो +1 मिल जाएगा। अगर दोनों भी प्रेजेंट है, एसबीपी मोर देन 140 एंड डीबीपी मोर देन 90, दोनों भी प्रेजेंट है, तो भी स्कोर आपका +1 ही मिलेगा। क्लिनिकल सिम्टम्स की अगर बात करते हैं, तो अगर वीकनेस प्रेजेंट है विथ और विदाउट अफेजिया, तो +2 स्कोर मिलेगा। सिर्फ अफेजिया प्रेजेंट है तो +1 स्कोर मिलेगा। क्लिनिकल सिम्टम्स का थोड़ा समझिए। अगर वीकनेस प्रेजेंट है विथ और विदाउट अफेजिया, वो मैटर नहीं करता, तो +2 मिलेगा। और सिर्फ अगर अफेजिया है, सिर्फ स्पीच डिस्टर्बेंस है, तो +1 मिलेगा। फिर अगर ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो ड्यूरेशन अगर मोर देन 60 मिनट्स है तो +2 मिलेगा। ड्यूरेशन अगर 10 to 59 मिनट्स है तो +1 मिलेगा। और डायबिटीज अगर है तो फिर से +1 मिलेगा। इसी के बेसिस पर आपके ABCD2 स्कोरिंग सिस्टम पर हम ये कहते हैं, अगर आपका ABCD2 स्कोर मोर देन इक्वल टू 4 है, तो फिर वो हाई रिस्क टीआई का पेशेंट हो जाता है। कैसा पेशेंट हो जाता है? हाई रिस्क टीआई का पेशेंट हो जाता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम ये कहते हैं कि मैक्सिमम स्कोर आपके ABCD2 स्कोरिंग सिस्टम में कितना पॉसिबल होता है? मैक्सिमम स्कोर पॉसिबल इज 7। ठीक है। फिर हम कहते हैं इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, जिसमें बोला गया है एन ऑक्टाजेनेरियन मेल कमिंग विथ लेफ्ट साइडेड वीकनेस ऑफ बॉडी which recovered completely within 18 minutes on examination of blood pressure which is 150/80. Patient is a known case of hypertension and diabetes. What is the ABCD2 score of this patient? इसमें चूंकि ऑक्टाजेनेरियन है, मतलब मोर देन 80 ईयर्स है, तो +1 उसके कारण आ जाएगा। लेफ्ट साइडेड वीकनेस है, अब वीकनेस जब भी आ जाता है एज अ क्लिनिकल सिम्टम, तो उसको हम +2 स्कोर देते हैं, तो +2 आ गया। और ये रिकवर कर जाता है कंप्लीटली विद इन 18 मिनट्स। 18 मिनट्स के अंदर अगर रिकवर कर रहा है, तो 10 to 59 मिनट्स का ड्यूरेशन हो गया, +1 स्कोर आ जाएगा। यहाँ पर इसलिए +1 दे दिया हमने। फिर आपका ब्लड प्रेशर
150/80 है, एसबीपी मोर देन 140 है, तो फिर से +1 दे दिया। एंड पेशेंट जो है ये नॉन केस है आपके डायबिटीज का, तो फिर से उसके लिए हमने +1 दे दिया। तो टोटल स्कोर आपका आ गया क्या, 6। फिर हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो देखो, स्ट्रोक जो होता है जिसे हम सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं, ये दो टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है इस्केमिक स्ट्रोक, नहीं तो हो सकता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर जो ब्लड वेसल आपका ब्रेन को सप्लाई कर रही थी उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसके कारण कोई ब्लड जो है ब्रेन तक पहुंच नहीं पाता। हिमोरेजिक स्ट्रोक के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड वेसल आपकी सप्लाई कर रही थी ब्रेन को, वो रप्चर कर जाती है और ब्लड जो है बाहर चला जाता है। और ये हिमोरेज आप बहुत इजीली सीटी स्कैन पे जो है देख सकते हो। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि इस्केमिक स्ट्रोक जो होता है ये दो टाइप का होता है, एम्बोलिक स्ट्रोक और थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। जो ऑब्स्ट्रक्शन आपके ब्लड वेसल के अंदर हो रहा था ड्यू टू जो इस्केमिया कॉज कर रहा था, वो ऑब्स्ट्रक्शन दो कारण से आ सकता है ना। एक तो कहीं से टूट के आए तो उसको बोलेंगे हम एम्बोलिक स्ट्रोक, या फिर वही बना है तो हम उसको बोलेंगे थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? एम्बोलिक स्ट्रोक जो है इनका न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो है इंप्रूव कर सकता है, पर थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक का जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है कभी इंप्रूव नहीं करेगा, हमेशा वर्सन ही करेगा। हमेशा के लिए क्या करेगा, वर्सन करेगा। इसका रीजन भी अगर बहुत लॉजिकल है, फिजिक्स ही है कि एम्बुलेंस जो है कहीं से टूट के आ रहा है यहाँ पर, तो ब्लड फ्लो के साथ जब वो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तो उसके प्रॉक्सिमली तो ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा ना, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वो एम्बुलेंस एक तो टूट सकता है या फिर वहां से डिसलॉज हो सकता है। लेकिन थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक के अंदर क्या होता है ना कि वो थ्रोम्बस ओवर द टाइम, ड्यू टू डिसलिपिडीमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, फैटी डाइट, टाइप ए पर्सनैलिटी, वो धीरे धीरे क्रॉनिकली डेवलप हुआ है वो थ्रोम्बस वहां पर। तो वो ब्लड वेसल से इतना टाइटली अटैच्ड है कि अगर आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ भी गया, अगर आपका ब्लड फ्लो बहुत फास्ट भी है, फिर भी वो थ्रोम्बस वहां से टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा। तो चूंकि एम्बुलेंस जो है वो टूट सकता है, वहां से डिसलॉस हो सकता है उस पोजीशन से, इसलिए न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कैन इंप्रूव in embolic stroke, but it can never improve in thrombotic stroke. It will always worsen in the thrombotic stroke. 85% of all the strokes are ischemic strokes. 15% of all the strokes are hemorrhagic strokes. 75% of all the ischemic strokes are embolic strokes. And 25% of all the ischemic strokes are the thrombotic. फिर हम बात करते हैं एक और सवाल के बारे में जिसमें बोला गया एक 26 साल का मेल है who is a case of rheumatic heart disease with atrial fibrillation, presence of acute body weakness on left side of the body, both upper and lower limb, which recovered in 20 hours, and CT scan shows infarct in right internal capsule. What is the most likely diagnosis? देखो यहाँ पर कंप्लीटली रिकवर कर गया 20 आवर्स के अंदर, तो क्या ये टीआई हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि मैंने बता के रखा था टीआई के अंदर कभी भी आपको एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। यहाँ पर एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन है क्या? है। तो चूंकि हम रेडियोलॉजिकल एविडेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कंपेयर टू क्लिनिकल एविडेंस, तो चूंकि अगर आपको रेडियोलॉजिकल एविडेंस मिल गया तो इट इज अ केस ऑफ स्ट्रोक। ठीक है। अब ये किस टाइप का स्ट्रोक है? तो ये ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक तो चल गया। सीटी स्कैन पे सिर्फ इन्फाक्ट है, कोई हेमरेज आपको सिटी पे दिख रहा है क्या? नहीं। तो हेमोरेजिक स्ट्रोक भी चला गया। अब दो ऑप्शन बचे, एम्बोलिक स्ट्रोक और थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। चूंकि बॉडी रिकवर कर रही है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट से, चूंकि अगर इंप्रूव कर रहा है आपका न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, तो वो जाता है आपका एम्बोलिक स्ट्रोक। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक कभी भी इंप्रूव नहीं करेगा, हमेशा वर्सन करेगा। अब यहाँ पर इस पेशेंट के अंदर क्यों स्ट्रोक आया होगा, अगर वो हम देखें, तो चूंकि इस पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन था। एट्रियल फिब्रिलेशन क्या, इरेगुलर एंड इरेगुलर रिदम होता है इसमें आपके लेफ्ट एट्रियम का, दोनों एट्रिया का। ठीक है। अरिथमिया के अंदर चला जाता है आपका एट्रियम। इसके कारण आपका जो लेफ्ट एट्रियम होता है ये बड़ा हो जाता है साइज के अंदर। जब ये बड़ा हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, तो उसके अंदर ब्लड का स्टेसिस होगा। ब्लड के स्टेसिस के कारण यहाँ पर फॉर्म होगा क्लॉट, और ये क्लॉट जाके बेसिकली ब्रेन के किसी आर्टरी के अंदर लॉन्च कर जाएगा, रिजल्टिंग इनटू द एम्बोलिक स्ट्रोक इन दैट पेशेंट। ठीक है। तो ये इतनी चीज जो है आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक मैंने आज इंट्रो दिया, कल से हम मेन स्ट्रोक के अंदर